देखिए आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट यह वीडियो है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उनको तैयार कर लेना। अधिकांश क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। राइट, देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है जब, आईपीसी नाम, नेम रिएक्शन, जो हर साल फिक्स चीज़ें हैं केमिस्ट्री में वाली, वही यहाँ पर हमने ली हैं। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन आप इनके तैयार कर लेना। राइट, आपको बहुत फायदा मिलेगा यहाँ पर। देखिए पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमने वही लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हर साल आ रहे हैं। देखिए ये वाला न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले न्यूमेरिकल देखेंगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर देखना तो सिर्फ आप ये 25 में नहीं पूछा गया है, बाकी 24, 23, 22, 20 लगातार पूछा गया है। यहाँ पर एक साल का इसका गैप हुआ है सिर्फ। अब 2026 में आने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत है यहाँ पर इसलिए आप उसको तैयार कर लेना। यहाँ पर सिर्फ 25 में नहीं पूछा गया और लगातार पूछेगा 24, 23, 22, 20, 19 पहले लगातार आ चुका है। यहाँ पर किसी न किसी सेट में छपता जरूर है न्यूमेरिकल यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं कि सातों सेट में छपेगा, लेकिन किसी न किसी सेट में छपता है। ठीक है, क्या पता आप वो सेट आपका हो, इसलिए इसको तैयार कर लेना आप। देखिए यहाँ पर दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर ए रिएक्शन यहाँ पर दी है यहाँ पर। ठीक है, में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी हमारे पास दी गई है, 1.24 गुणे 10⁻²2 मोल लीटर इनवर्स यहाँ पर, या प्रति लीटर बोल सकते हैं यहाँ पर, जो 30 मिनट के पश्चात या बाद इतनी रह गई है। क्या रह गई, इतनी रह गई है। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर एक न्यूमेरिकल जरूर जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं अगर ये नहीं आएगा तो इसके फार्मूले पर आ जाएगा न्यूमेरिकल यहाँ पर। इसलिए 100% आप तैयार कर लेना। 100% आता है, 100% इस या ये न्यूमेरिकल आ जाए या इसके फार्मूले पर आ जाए, बट आता जरूर है। ठीक है, क्या होता है पहले, सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला हमारे पास होता है 2.303 डिवाइडेड बाई क्या होता है, टी log बेस 10 A/A-6। इस फार्मूले पर या ये न्यूमेरिकल आ जाए या दूसरा कोई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बट आता जरूर है इस फार्मूले पर, इसलिए 100% इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको आप तैयार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, देख जहाँ टी क्या होता है, समय होता है, के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, ए क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है यहाँ पर। ठीक है, इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, A-X क्या होती है यहाँ पर, इनकी टी समय बाद सांद्रता होती है। बस सिंपल है, बस जो इसमें सब डाटा दिया है बस आपको पुट करना है, वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 4 नंबर का या 3 नंबर का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है क्या दिया है यहाँ पर दिया है यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी है यहाँ पर 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता हम आपको बता चुके हैं। ये क्या होती है, ए क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है। प्रारंभिक सांद्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं। तो ए का मान दे दिया यहाँ पर, ए का मान हमें कितना दिया है, कितना दिया ए का मान, देखिए 1.24 गुणा 10⁻² मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स लिख लीजिए। राइट, फिर दिया जो 30 मिनट बाद, 30 मिनट के पश्चात या बाद, टी का मान दिया यहाँ पर, टी का मान कितना दिया है यहाँ पर, 30 मिनट दिया है, 30 मिनट दिया है। और क्या दिया, 30 मिनट के पश्चात इतनी रह गई। हमने आपको बताया था इनकी टी समय बाद सांद्रता, टी समय में A-X का मान डायरेक्टली हमें दिया यहाँ पर, इतनी रह गई। तो A-X का मान हमें दिया यहाँ पर, A-X का मान कितना दिया, 0.20 गुणे 10⁻²2 भाई इसका मात्रा होगा यहाँ पर, क्या होगा भाई, मात्रा होगा। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक सांद्रता यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स, यही यहाँ पर दिया मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स यहाँ पर। बस हो गया काम यहाँ पर, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कीजिए वैल्यू पुट यहाँ पर, तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी का मान कितना दिया है, 30 यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आप मिनट से सेकंड में, घंटे में नहीं कन्वर्ट करेंगे, जो मात्रक दिया है वही आपको रखना है, ज्यों का त्यों। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, नो चेंज। यहाँ पर log बेस 10 ए का मान दिया है यहाँ पर 1.24। ठीक है, 10⁻² डिवाइडेड बाई क्या दिया है, 0.20 गुणा 10⁻²। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब बस काटना आपको है यहाँ पर, चाहे इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 2 10 की पावर माइनस के 2 उड़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंट 1 2 के बाद है यहाँ पर, इधर से 1 2, यहाँ पर भी 1 2, तो इस पॉइंट से पॉइंट कट, इस पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हमारे पास, ये इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर 0 बचा, देखिए 2.20, ठीक है। फिर देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए के बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 30। 30 लोग बेस 10 लिखा है यहाँ पर। अब और हमें क्या दिया यहाँ पर, 62 बटे क्या है यहाँ पर 10 दिया है, इतना दिया है। अब इसको 10 से भाग कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी। देखिए के बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 30 लोग बेस 10 लिखा है यहाँ पर। इसको भाग करेंगे यहाँ पर तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो होते 2 के बाद यहाँ पर लग जाता, 3 जीरो होते तो 3 के बाद पॉइंट लग जाता, क्योंकि 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.2 हो जाएगा। अगर 6.2 की लोग का मान आप 6.2 है, इसको आपको एग्जाम में इसका मान दिया जाएगा, यहाँ पर आता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे आपको मान देखिए लोग 2 का मान आपको याद कर लेना, लोग 2 का मान 0.30 होता है, और लोग 3 का मान आप याद कर लेना, लोग 5 का मान याद कर लेना, यहाँ पर लोग 5 का मान याद कर लेना। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर, ये ठीक है, ये नहीं दी जाती ज़्यादातर यहाँ पर, ये 3 वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए। बट आपको जो पॉइंट में वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आपको एग्जाम में दे दी जाती है यहाँ पर, वो किसी को याद नहीं रहती है राइट। देखिए 6.2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 0.7924 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो पुट कीजिए वैल्यू के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई कितना दिया यहाँ पर, 0.7924 यहाँ पर 0.7924 दिया है, 24 दिया है। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 7 3 से कटेगा नहीं यहाँ पर, देखिए 9 2 11 7 11 और 7 18 18 4 5 3 से नहीं कटेगा यहाँ पर। इसको देख लेते हैं यहाँ पर, 3 3 6 2 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा यहाँ पर। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और 30 से भाग कर देना, भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इसकी गुणा कर लेना, भाग कर लेना, भाई आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसमें हमने मिनट में दिया था, टाइम कितने में दिया था यहाँ पर, मिनट में, तो मिनट में बस हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा, मिनट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप कैलकुलेट मिनट में बस क्या हो जाएगा, ठीक है, मात्रक हो जाएगा यहाँ पर राइट। देखिए इसकी गुणा हम करेंगे यहाँ पर, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी यहाँ पर राइट, बहुत टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर सोल्व करने हैं, इसलिए आप इसकी गुणा करना, 30 से भाग करना, आपका आंसर हो जाएगा। छोड़िए, अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें दिया है यहाँ पर, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 10 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। 99% क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। अब क्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, अब क्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें है, क्या है, सिंपल है। देखिए टाइम दिया यहाँ पर, ठीक है, समय दे दिया यहाँ पर, ये लिखिए पहले, यहाँ पर दिया है लिखिए, दिया है, क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर, टाइम दिया है यहाँ पर, यानी टी का मान दिया है यहाँ पर, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट दिया है, किसमें दिया है, 10 मिनट में दिया है यहाँ पर राइट। अब देखिए आगे, ठीक है, 10 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अब देखिए 99% का मतलब समझिए, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 99% लिखा हुआ है, 99% लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। परसेंटेज मतलब जब परसेंटेज यहाँ पर, परसेंटेज में अगर हमें कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है यहाँ पर, तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या होती है हमारे पास, ये किसका मान होता है बताइए किसका मान होता है, प्रारंभिक सांद्रता, यानी ए का मान होता है, किसका मान होता है, ए का मान होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता में कितनी दी है यहाँ पर, ठीक है, ए का मान होगा, ए किसका मान हो जाता है हमारे पास, एक्स का मान हो जाता है ठीक है। तो ए का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, ए बराबर हमें दिया यहाँ पर 100, कितना दिया, 100 दिया है। एक्स का मान देखिए एक्स का मान हमें दिया है 99, एक्स का मान कितना दिया है, 99 दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला भी हमने अप्लाई किया था यहाँ पर, ये अप्लाई किया था यहाँ पर, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ए माइनस एक्स का मान भी यहाँ पर निकाल लीजिए, ए माइनस एक्स का मान कैसे निकलेगा यहाँ पर, बराबर देखिए ए का मान दिया है 100 दिया है, और एक्स का मान दिया है 99 लिखिए यहाँ पर। 100 में से 99 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर,
बस फाइंड क्या करना है यहाँ पर, वेग स्थिरांक की ज्ञात कीजिए, यानी कि के का मान यहाँ पर फाइंड करना है। अब क्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाइए यहाँ पर भाई, ठीक है। वही फार्मूला यहाँ पर के बराबर क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी log बेस 10 a/a माइनस का x। देखिए के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी का मान दिया है ऊपर 10, ठीक है, log बेस 10, ए का मान कितना दिया 100, ए का मान कितना दिया 100, ठीक है, ए का मान 100 दिया है, तो 100 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। इसी के आगे लिख दें, देखिए 2.303 डिवाइडेड बाई 10 दिख रहा है आपको, सही है, डिवाइडेड बाई 10 log बेस 10। अब इसको 100 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। जब 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो 100 ही आ जाएगा यहाँ पर। अब पावर आ गए, पावर 1 मतलब पावर आगे आ जाएगी। फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, log यम की पावर n बराबर n log यम, यही तो फार्मूला होता है। और हमारे पास एक फार्मूला शायद होता है यल log यम इंटू n का फार्मूला ही पढ़ा होगा आपने, log यम प्लस log n होता है। और एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा log यम बट्टे n बराबर क्या होता है, log यम माइनस का log n। ये तीन फार्मूले होते हैं यहाँ पर, बस यही अप्लाई करने हैं यहाँ पर। तो आगे पावर ले आइए, तो के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई 10, पावर आगे तो यहाँ पर 2 log बेस 2 है, यहाँ पर 2 log बेस 10 और 10 लिखा। log 10 का मान जरा बताइए कितना होता है, 1 होता है। किसका कितना होता है, 1। तो लिख दें इसी के आगे बराबर 2.303 बट्टे 10 गुणा 2 log 10 का मान 1 मालूम होना चाहिए यहाँ पर। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तियाँ यहाँ पर नहीं आ पाएगा, वैसे आ नहीं पाएगा, आ जाएगा वैसे, यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर लिख दें के बराबर, ठीक है, एक में मत समझना। देखिए 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद है, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। और नीचे 10 लिखा हुआ कहीं, अब 10 से और भाग कर दीजिए, 10 से और भाग कर दीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.4606। तो इसका मात्रक किसमें दिया था, यहाँ पर मिनट में दिया था, मिनट इनवर्स। अब बताइए समझ में आया है कि नहीं आपको, यहाँ पर बताइए समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए समझिए। देखिए एक क्वेश्चन है फिक्स आना है, ध्यान रखना यहाँ पर, बहुत ही सिंपल होता है, आराम से 3-4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक फार्मूले से। इसको ध्यान रखना है, इस फार्मूले को, ठीक है, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। बस क्या दिया, सबसे पहले आपको टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर इतनी बिगटी हो जाती है, ये दिया जाएगा यहाँ पर। और सबसे सिंपल तरीका आपको हमने बता दिया है, जब भी 99%, 75%, जितनी भी परसेंट दिया जाए यहाँ पर, तो ये परसेंटेज इधर लिखना है, कोने में लिखेंगे। अब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ पर, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। नीचे वाला क्या होती है, प्राथमिक संख्या, यहाँ पर ए का मान होता है, ऊपर वाला क्या होता है 99 होता है। जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही करना है, यहाँ पर आपको यही करना है। बस ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 100, एक्स का मान दिया यहाँ पर। बस अब हमें चूंकि हमें ए माइनस एक्स कैसे पता चलेगा, हम घटाएंगे यहाँ पर, चूंकि फार्मूले में होता है ए माइनस एक्स यहाँ पर। या आपको नहीं घटाना है, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, फिर एक ही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ए का मान दिया 100 और यहाँ पर एक्स का मान दिया 99। जब घटाएंगे तब भी एक बचेगा, बात एक ही है, चाहे पहले घटा कर लिख लीजिए चाहे बाद में घटाना, ठीक है, वैल्यू आपकी उतनी ही आएगी यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी 2-3 बार। देखिए यह 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO होता है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO, अणुभार 60 है। यूरिया का देखिए अणुभार आपको निकालना भी नहीं है और दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए फेमस होते हैं, यूरिया का आपको ध्यान रखना है, जल का 18 होता है, यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है, फेमस है, आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, आराम से ध्यान रखें यहाँ पर। इतना दिया अणुभार, इतना 60 के 5% W/V, ठीक है, W/V दिया यहाँ पर, ठीक है। भार बाई आयतन, जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है, कभी टेम्परेचर पूछ देगा, कभी परासरण दाब पूछ देगा, ठीक है, यही पूछता है 2-3 चीज़ें यहाँ पर,
राइट। देखिए कभी अणुभार पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ कोई अननोन होगी उसको गायब कर देगा, बस फार्मूला इस फार्मूले पर आता जरूर है, पी इक्वल टू एनआरटी पर। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 5% WIV जलीय विलयन का परासरण ताप यहाँ पर। अब देखिए समझिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं यहाँ पर भाई। देखिए पहले सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए 5% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5% भार बाई W, ठीक है, बराबर। अब हमने बताया था यहाँ पर एक ही तरीका आपको ध्यान रखना मेरा, क्या 5 बटे परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस तरीके से आप यही करना, अप्लाई करना। 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, W/B हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ W, नीचे क्या लिखा हुआ B लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ B। W का मान दिया है यहाँ पर, भार का मान, ये आयतन दिया है यहाँ पर, 100 क्या दे दिया है, आयतन दे दिया है यहाँ पर। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये मिलीलीटर में होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या किसमें होता है, मिलीलीटर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि भार यहाँ पर ग्राम में लेते हैं, यहाँ पर भार किसमें आता है, ग्राम में आता है, इसलिए ग्राम में भार होता है यहाँ पर, किसमें होता है, ग्राम में होता है, इसलिए ये मिलीलीटर में आ जाता है यहाँ पर, इसलिए क्या आता है, मिलीलीटर में आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आप। चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं 5% यूरिया का अर्थ, यूरिया का अर्थ लिख सकते हैं यहाँ पर 5% यूरिया का अर्थ 100 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम यूरिया घुला है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यह सिंपल तरीका आप ध्यान रख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पर, या डायरेक्टली ध्यान रखना, ठीक है। बताइए यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर जिससे कि आपको ध्यान है, ठीक है। लिख लीजिए चाहे 5% यूरिया का अर्थ, यूरिया का अर्थ यहाँ पर। देखिए आपको याद नहीं करना है, हमने तरीका आपको बता ही दिया है यहाँ पर। यूरिया का अर्थ इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या, 100 मिलीलीटर बिलियन में, ये और पूछ सकता है एग्जाम में, इसका 5% यूरिया का अर्थ क्या है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 100 मिलीलीटर बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम, 5 ग्राम क्या है हमारे पास है, 5 ग्राम यूरिया घुला है, 5 ग्राम यूरिया घुला है। बस इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। तो यूरिया का हमारे पास भार कितना हो जाएगा यहाँ पर, यूरिया का भार चैन लिख लीजिए यहाँ पर। यूरिया का भार क्या हो जाएगा यहाँ पर, NH2, यूरिया का फॉर्मूला क्या था, NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला होता है। यूरिया का इसका दिया है भार में, ठीक है, भार दे दिया है यहाँ पर। इसका भार कितना दिया, भार किस लिखते हैं, ये W से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। भार दिया यहाँ पर कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है, 5 ग्राम, ठीक है। इसमें ग्राम में लेते हैं, इसको आपको किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट करना, सिर्फ ओनली ग्राम में रखना है यहाँ पर जब बिलियन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया, आयतन दिया यहाँ पर, आयतन दिया यहाँ पर। आयतन किससे लिखते हैं, B से वैल्यूम कहते हैं यहाँ पर। 100 मिलीलीटर दिया है, 100 मिलीलीटर, चूँकि हम जानते हैं 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अब मिलीलीटर होता है, इसको नीचे तो 1/1000 हो जाएगा, यहाँ पर लीटर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। अब मिलीलीटर की जगह पर 1/1000 यहाँ पर रख दीजिए आप, किलो उसमें आ जाएगा, लीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो B बराबर हो जाएगा 100 बटे मल्टीप्लाई वैल्यू, इसकी मिलीलीटर की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/1000 लिख देंगे, ठीक है। रटने की कोई चीज़ नहीं है, एक भी आपको मात्र भी नहीं रटना है। कैसे याद करेंगे कि 1000 से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अगर लीटर होता है यहाँ पर तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर लीटर की यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको नीचे ले गया, बस यहाँ पर क्या बचेगा, मिलीलीटर की यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। याद कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से मीटर से सेंटीमीटर में जो ट्रिक हमने बताई, इस तरीके को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चाहे काटना चाहते काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 1/10 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, अणुभार दिया है, निकालना है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यूरिया का क्या दिया, अणुभार हमें दिया है। अणुभार किससे लिखते हैं, मोलर मास इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे। M से इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलर मास। 60 हो जाएगा यहाँ पर, कितना दिया है, 60 दिया है। टेम्परेचर भी दिया यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पर, 27 सेंटीग्रेड दिया है। तो लिख लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड, 27 सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए T बराबर क्या हो जाएगा, 27 + 273 इसमें जोड़ देंगे तो किस में आ जाएगा, ये केल्विन में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 273 27 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा यहाँ पर। 300 तो होता है यहाँ पर, 7 3 10 का 0, 7 2 9 10 का 0, हाँ 300 केल्विन में आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपने क्लास 11th में एक समीकरण पढ़ी होगी, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, P इक्वल टू फाइंड क्या करना है यहाँ पर, परासरण ताप फाइंड करना है, यानी कि P का मान यहाँ पर निकालना है, ठीक है। P का मान यहाँ पर निकालना है।
देखिए करिए यहाँ पर फार्मूला लगाइए, पी वी इजकल टू क्या होता है, पी वी इजकल टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी। देखिए गैस कॉन्स्टेंट हमें दिया ही है यहाँ पर, गैस कॉन्स्टेंट दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लीटर में था इसलिए हमने लीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पर, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट किया। देखिए पी का मान हमें कितना दिया है, पी का मान निकालना है यहाँ पर, पी का मान क्या करना है, निकालना है। तो बी का मान दिया है यहाँ पर हमें, बी का मान दिया है 1/10, ठीक है, बी का मान कितना दिया है, 1/10 दिया है। बस वैल्यू पुट कीजिए तो 1/10 हो जाएगा बराबर, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार इंटू आर। आर का मान दिया है, गैस कॉन्स्टेंट ये दिया है 0.0821, 0.0821 दिया है, मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना दिया है, 300 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है, 300 दिया है। बस वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। बस अब देखिए P गुणा 1/10, भार पुट कर दीजिए, भार कितना दिया था यहाँ पर 5 दिया था, भार कितना दिया था 5 लिखिए। अणुभार 60 था यहाँ पर, देख लेना 60 था यहाँ पर, यूरिया का अणुभार ये लिखा है, यूरिया का अणुभार कितना था 60 था यहाँ पर 60 गुणा 0.0821 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कीजिए कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर देखिए काटें यहाँ पर, देखिए एक जीरो से एक जीरो उड़ाते हैं यहाँ पर, बताइए इस जीरो से एक जीरो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है, ये वाला आप कर सकते हैं। बात देखिए तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली पी बचा हमारे पास, पी बचा यहाँ पर, और 6 बचा। देखिए 3 1 3 और 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी। अब देखिए इसको काटिए मत यहाँ पर, देखिए इसको पॉइंट को हटाइए, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, बढ़ गए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, कट गया अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसकी क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हासिल लगा 1, 5 8 40, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 41 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मल्टीप्लाई की यहाँ पर, देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 5 8 40 से 41 हो जाएगा। 5 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे भैया आएगा यहाँ पर, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने और डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा हमारे पास, 2 गुणा क्या बचा यहाँ पर, 100 बचा यहाँ पर, ठीक है, बस इतना ही तो बचा है यहाँ पर। अब इसको भाग कर दीजिए, इसको क्या कर लेंगे यहाँ पर, हम भाग कर लेंगे, करिए भाग। देखिए काट दीजिए यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सिपरे मतलब, और 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 बच जाएगा यहाँ पर, फिर 2 पंचे 10, इस टाइप से चलता रहेगा यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं कि यहाँ पर 2 से काटा यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट लगाएं 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब नीचे क्या है हमारे पास, 100 लिखा हुआ है, तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पर 1 2 यहाँ पर चला गया, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 20.52, 5 4 छोड़ दीजिए यहाँ पर, या 5 लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ATM, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, राइट हो गया, ठीक है, सिंपल है यहाँ पर। इसमें से कोई चीज़ें पूछ सकता है यहाँ पर, इसलिए इस फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पर, जहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है, वही हम लाए यहाँ पर। 100% आपका एग्जाम में फंसेगा यहाँ पर, ठीक है, इस फॉर्मूले पर फंस सकता है और प्रथम कोटि की अवधि पर फंस सकता है, ठीक है, 100% आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए चौथा न्यूमेरिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दिया भारा अनुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोलंश की गणना कीजिए। 100% एक मोलंश निकालने के लिए आता है आपके एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है, मोलंश निकालने के लिए आता है यहाँ पर, कोई आ जाए लेकिन मोलंश निकालने के लिए मोलंश या मोल भिन्न बात एक ही होता है यहाँ पर, मोल प्रभाज कुछ भी बोल दीजिए, तो कुछ नहीं यहाँ पर, सिर्फ आपको भार मोल निकालने आने चाहिए, बस मोल निकालना जहाँ आ गए तो आप ऑटोमेटिक मोलंश निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया, सोल्यूशन लिखिए यहाँ पर, सोल्यूशन क्या है यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर भारा अनुसार 30% ग्लिसरॉल, 30% ग्लिसरॉल, इसका मतलब क्या है यहाँ पर बताइए, क्या है यहाँ पर, जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोलंश की गणना कीजिए। यहाँ पर जलीय विलयन में ग्लिसरॉल की मोलंश की गणना कीजिए, हम आपको बता चुके हैं तरीका मेरा। 30% लिखा हुआ है यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, 30 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास, टोटल बिलियन होता है यहाँ पर, ये क्या होगा हमारे पास, बिलियन होगा, ये क्या होगा, बिलियन होगा। अब ग्लिसरॉल है यहाँ पर 30% ग्लिसरॉल, देखिए जो कम मात्रा में होता है, क्या होता है, कम मात्रा में होता है, वो क्या होता है, विलेय होता है,
ठीक है, बिले से ज़्यादा क्या होता है, विलायक होता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास टोटल विलयन होता है। एक क्या होगा हमारे पास, गिल्सराल होगा। क्या होगा, गिल्सराल होगा। कैसे पता चलेगा गिल्सराल होगा, हमें पता कैसे चलेगा, देखिए इसमें कह रहा है भारा अनुसार 30% गिल्सराल, कह रहा है कि नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, भारा अनुसार 30% गिल्सराल। तो 30% परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आ गया, तो बचा क्या हमारे पास 30 गिल्सराल है। अब टोटल विलयन हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो गिल्सराल क्या हमारे पास है, विलय है। अब जलीय जल क्या होता है, विलायक होता है। जो टोटल बनता है वो क्या होता है, विलयन हो जाता है। टोटल क्या हो जाता है, विलयन हो जाता है। देखिए समझिए, देखिए हम जानते हैं विलय विलय प्लस विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक इजिकल टू क्या होता है, विलयन होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें चूंकि चाहिए क्या यहाँ पर, जलीय विलयन यहाँ पर। ठीक है, जलीय विलयन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जल का मोल चाहिए और हमें किसका चाहिए, यहाँ पर गिल्सराल के मोल चाहिए। बस हमारे पास गिल्सराल का मोल प्रभाज आ जाएगा। गिल्सराल का क्या आ जाएगा, मोल प्रभाज आ जाएगा। यहाँ पर जल के भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें गिल्सराल सिर्फ पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर भार देखिए, किसका दिया, यहाँ पर भार है, ऊपर वाला भार होता है गिल्सराल है, ये विलयन है यहाँ पर। तो 30 ग्राम क्या हमारे पास है, गिल्सराल है। गिल्सराल का द्रव्यमान कितना, भार है, द्रव्यमान बात एक ही होता है। तो लिखिए यहाँ पर गिल्सराल यानी कि C3H8O3 का भार या द्रव्यमान, ठीक है, बराबर क्या होता है, ग्राम में होता है, बता चुके हैं 30 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया, जलीय विलयन में। तो जल का भार कैसे निकालेंगे, यहाँ पर विलयन की हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जल क्या है, यहाँ पर जल का भार लिखिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O भार। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बताइए, इसको हम W1 से लिख देते हैं, W1। ठीक है, जल का H2O का भार इंग्लिश में वेट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। W2 का मान कैसे निकालेंगे, भार देखिए, निकालना तरीका देखिए। विलय का भार में दिया है 30, विलय का दिया है 30। अब जल विलायक क्या होता है, जल होता है, हमेशा ध्यान रखना। विलायक क्या है, जल है बराबर। अब विलयन कितना दिया, टोटल 100 दिया है। 100 लिखिए यहाँ पर, 100 लिखा, उसको उधर ले जाइए। क्या हो जाएगा, जल का हमारे पास भार कितना हो जाएगा, 100 माइनस का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 70 ग्राम हो जाएगा, ध्यान रखना। देखिए टोटल हमारे पास 100 है, 100 में से 30 घटा दिए, कितना बचेगा, 70 बचेगा। यहाँ पर चाहे लिख लीजिए 100 माइनस का 30 ग्राम बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 70 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, H2O का भार आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर होता है। इसमें कन्फ्यूजन आज से आपको नहीं होगी। यहाँ पर आपने जिस तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आज से आपका ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए और यहाँ पर C3H8 भार निकाल लिया। इसके क्या निकालेंगे, यहाँ पर अणुभार, इसका निकालिए अणुभार। तो यहाँ पर लिखिए C3H8O3 का अणुभार जिसे इसको M1 से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर अणुभार। ठीक है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। सी की कार्बन का द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार कितना होता है, द्रव्यमान संख्या बोल दीजिए या परमाणु भार बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 6C12 कितनी होती है, 12 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस का 3 है यहाँ पर, तो 8। हाइड्रोजन कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या 1 होती है, तो 8 गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। ऑक्सीजन कितनी होती है, 16 होती है, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 और 8 कितना होता है, यहाँ पर 44 होता है। 36 8 कितना होता है, 44 होता है। 44 और 44 में जोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 4 4 8 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा यहाँ पर। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 92 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 44 और 48 कितना होता है, 92 होता है यहाँ पर। कितना होता है, 92 किस में आ जाएगा यहाँ पर, एक चूँकि अणुभार है, अणुभार का मात्रा क्या होता है यहाँ पर, देखिए मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। हमें अणुभार का मात्रा चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर W/N हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब ग्राम प्रति मोल हो जाएगा मात्रा इसका। ठीक है, मात्रा याद कोई नहीं करना, आपको फार्मूले से निकाल लेने अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। ठीक है, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी टाइप से यहाँ पर इसको M1 से इसको H2O का अणुभार क्या हो जाएगा, इसको हम M2 से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर 18 होता है, हमको बता चुके हैं, डायरेक्टली निकाल लेना यहाँ पर 18 होता है, वैसे इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, 18 होता है। ग्लूकोज का, जल का, यूरिया का ध्यान रखना। ग्लूकोज का 180 होता है, इसका 18 होता है, यूरिया का 60 होता है। 3 फेमस है, ध्यान रखना, आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है यहाँ पर, 2 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 16 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 18 निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे बताइए यहाँ पर।
देखिए इसको हम इस पर सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके हमने क्या निकाली यहाँ पर, अड़ोहार इसका निकाल लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हमें चाहिए यहाँ पर गिल्सराल के सिर्फ मोल अंश चाहिए यहाँ पर, तो लिखिए गिल्सराल का मोल अंश, गिल्सराल का लिखिए गिल्सराल, या डायरेक्टली फार्मूला लिख देते हैं C3H8O3 के मोल अंश, ये का मोल अंश लिखती है, का मोल अंश, मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। इसके लिए क्या होता है फार्मूला, N1 बट्टे N1 प्लस N2 होता है। अब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मोल निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे मोल, यहाँ पर मोल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मोल देखिए N1 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, N1 यानी कि गिल्सराल का मोल अंश निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पर C3H8O3 का मोल यहाँ पर, ठीक है। इसके मोल क्या हो जाएगा, भार W1 बटे M1 हो जाएगा यहाँ पर। W1 का मान कितना दिया यहाँ पर, W1 का मान कितना दिया यहाँ पर, 92 दिया है यहाँ पर, सॉरी W1 का मान, M1 का मान है, W1 का मान कहाँ निकाला था हमने यहाँ पर, ये निकाला था 30 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 लिख लीजिए यहाँ पर। 30 बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, 92 हो जाएगा यहाँ पर। 30 बट्टे क्या हो जाएगा, 92, इसको भाग करिए यहाँ पर, देखिए 9 2 11, 300 कटेगा नहीं यहाँ पर, तो इसको आप काटेंगे लगभग कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर, ठीक है। लगभग आ जाएगा यहाँ पर 30 लेंगे, 9 3 27, इसको 2 छोड़ दीजिए यहाँ पर, 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर, लगभग 9 3 27, लगभग 0.33 आ जाएगा इसको सोल्व करने पर, 0.33 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर जल के मोल निकालेंगे H2O का, ठीक है, सॉरी मोल निकालेंगे, मोल नहीं मोल, N2 निकाल लीजिए यहाँ पर, H2O के मोल यहाँ पर, ठीक है। C3H8O3 गिल्सराल के मोल निकाल लिए यहाँ पर। अब जल के मोल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, भार बटे W2 अपन क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। W2 का मान कितना दिया यहाँ पर, ऊपर दिया है 70 दिया है, कितना दिया है 70 दिया है, लिखिए 70 यहाँ पर, थोड़ा सा 70 डिवाइड बाई M2 का मान कितना निकाला था, इसका 18 निकाला था यहाँ पर, 18 निकाला था। इसको भाग करिए आप, इसको भाग करिए, 18 2 36, 18 3 54, 18 3 54, 18 चौक 72 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 18 3 54, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 54 और 6 60 होता है यहाँ पर, 54 6 60 यानी 16 बचेगा यहाँ पर, 16 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 160 हो जाएगा। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 124, 18 सत्ते 18 अट्ठे 144, 18 9 100, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा यहाँ पर, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 144 हो जाएगा यहाँ पर। अब कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बच जाएगा यहाँ पर, 16 है यहाँ पर। फिर हो जाएगा अगेन 160 यहाँ पर, फिर 60 हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा यहाँ पर, 8 9 लिख लीजिए यहाँ पर, फिर 8 आएगा, फिर चलता रहेगा, तो इसलिए 9 लिख दीजिए यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो N1 का मान कितना दिया यहाँ पर, 0.33 दिया है, कितना दिया है 0.33, 0.33 डिवाइड बाई 0.33 प्लस N2 का मान कितना दिया यहाँ पर, 3.89 दिया है, 3.89 तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0.33 डिवाइड बाई, इसको आप जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 9 और 3 12 का 2 हो जाएगा, 8 3 11 11 8 3 11 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक हासिला 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट 2 के बाद इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको आप भाग लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना ही आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ हमसे इसका पूछा गया है, गिल्सराल का पूछा गया, अगर यहाँ पर जल का पूछा जाता है किस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर H2O का मोल अंश इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आ सकता है एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका H2O का हमने मोल कितने निकाले, N2 लिखा है यहाँ पर, तो सिर्फ N2 ऊपर हो जाएगा, N2 सिर्फ ऊपर हो जाएगा, N2 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे टोटल बाई N1 प्लस N2, वैल्यू पुट कर लेना, N2 का मान N1 प्लस N2 का मान भाई सेम यही आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है क्वेश्चन, इसको हम तैयार कर लेना। इसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ मोल निकालना होता है। मोल आप क्लास 11th में सीख चुके हैं, नहीं सीखा था यहाँ सीख लीजिए, ठीक है, आपको सिखा चुके हैं, बस हो गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें दिया है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स के मान की गणना कीजिए। सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पर फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम में सिर्फ फार्मूले
फार्मूले के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा घुमाते नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए डेनियल सिर्फ फिजिक्स में थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल आ जाते हैं किसी न किसी सेट में, लेकिन केमिस्ट्री में सिंपल ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। देखिए दिया टेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि दिया है, यहाँ पर सोल्यूशन लिखिए, दिया है, यानी कि दिया है क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, यानी कि ई नोट का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे लिखते हैं, ई नोट का 1.1 वोल्ट दिया है, ठीक है। इतना ही हमें यहाँ पर दिया है, इतना ही हमें दिया है, और एक रिएक्शन दे दी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब चेन लिखने उससे हमें कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। देखिए एन का मान हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2+ है यहाँ पर, वही एन का मान ले लेंगे यहाँ पर, भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, एन का मान हो जाएगा 2, हाँ सिंपल है, कुछ नहीं है, बस फार्मूला लगाइए यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, यानी कि गिब्स ऊर्जा का मान क्या कीजिए, डेल्टा जी नोट का मान यहाँ पर फाइंड करना है, डेल्टा जी नोट का मान फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद कर लेना है यहाँ पर, क्या होता है हमारे पास डेल्टा जी नोट इजकल टू, डेल्टा जी नोट इजकल टू, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का एन एफ फैराडे कांस्टेंट, और क्या होता है इसी को लिख देते हैं, कहाँ दिया, ई नोट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ई नोट सेल का मान दिया नहीं दिया है तो ई नोट, अगर यहाँ पर सेल के लिए लिखता है यहाँ पर तो ई नोट सेल लिख देते हैं, सिर्फ ई नोट दिया है तो ई नोट लिख दीजिए यहाँ पर, ई नोट यहाँ पर लिख दीजिए, बस इतना आपको करना है काम, ठीक है। तो सेल लिख दिया, किसी डेनियल सेल के लिए दिया यहाँ पर तो सेल लिख सकते हैं यहाँ पर, डेनियल सेल के लिए CELL सेल, CELL सेल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा जी नोट बराबर एन का मान कैसे लेंगे, यहाँ पर 2+ हो रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ रहे हैं यहाँ पर 2+, तो यहाँ पर 2 वही ले लेते हैं, माइनस का 2 गुणा फ्राइडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले लेते हैं यहाँ पर, फ्राइडे ने तक 96,500, ध्यान रखना कितनी होती है, 96,500 यहाँ पर, ठीक है। ई नोट का मान कितना दिया है, 1.1 दिया है 1.1 दिया है, बस गुणा कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कीजिए, देखिए डेल्टा जी नोट बराबर, पहले इसकी कर देते हैं, देखिए इस पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, इससे कट जाएगा यहाँ पर 11 कीजिए, 11 25 या रुक जाइए माइनस का 2 मल्टीप्लाई 9650 गुणा 11, ठीक है। डेल्टा जी नोट बराबर देखिए 11 25 55 का 5 हो जाएगा, हाथ से लेके 5, 11 छंगा 66, 66 तो 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 71 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 71 तो हो जाएगा यहाँ पर, 71 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 11 25 55 का 5 हो जाएगा, हाथ से लेके 5, 11 छंगा 66 और 4 70 और 1 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा यहाँ पर। 71 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाथ से कितने लगे हमारे पास, 7 लगे, हाथ से 7 लगे, 99 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, और 0 हमारे पास ऑलरेडी है, और माइनस का 2 लिखा हुआ है, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 की कर दीजिए, तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या आ जाएगा, 2 की 0 में मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 छंग 12 का 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा दीजिए। देखिए गुणा बहुत ही ध्यानपूर्वक एग्जाम में करना, गुणा बहुत ही जल्दी गलत होती है, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक करना आप यहाँ पर। 212300 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा यहाँ पर, ये जूल प्रति मोल में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है सोल्व क्वेश्चन को, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 न्यूमेरिकल दिए हैं, पाँचों छपेंगे, ठीक है, हर सेट में छपेगा, क्या आपका आपके सेट में 2-3 न्यूमेरिकल आ जाए यहाँ पर, लेकिन छपेंगे जरूर है पाँचों सेट, ठीक है। 7 सेट में से हर सेट में छपे लेकिन छपेगा जरूर न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 100% हमने लिए जो हर साल आते हैं न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। अनसर्ट पेपर अगर आपने किया होगा तो आपका पूरा पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, हमने सोल्व कराया था अनसर्ट पेपर यहाँ पर, ठीक है, इसको अब नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग, ठीक है, अब क्या देखेंगे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोलरता की परिभाषा, या आपके एग्जाम में मोलरता की परिभाषा लिखने के लिए आती है या इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, दो में से एक चीज़ जरूर आता है, राइट। देखिए मोलरता क्या होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल डिवाइड बाई क्या होता है, बिलियन का आयतन इन लीटर में, ठीक है। आपको भार दिया जाएगा यहाँ पर, आयतन दे देगा यहाँ पर, सिर्फ आपको अणुभार निकालना होता है यहाँ पर, अणुभार निकालना होता है। जहाँ अणुभार आ जाएगा तो मोल आराम से, मोल का फॉर्मूला जानते हैं, भार बटे अणुभार, यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे, आयतन दिया होगा यहाँ पर मिलीलीटर में दिया होगा, लेकिन आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है, 1000 से भाग करने पर, तो बस वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप सोल्व कर लेना,
ठीक है। तो क्या होती है मोलरता की परिभाषा यहाँ पर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं यहाँ पर, मोलरता कहते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए मोललता की परिभाषा आ जाए या इस पर न्यूमेरिकल आ जाए। क्या होती है मोललता, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल डिवाइडेड बाई क्या होता है, विलायक का भार इन किलोग्राम में होता है। किसमें होता है, किलोग्राम में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 1 किलो विलायक में उपस्थित, ठीक है, विलायक होता है वहाँ पर विलेन होता है, विलेन का आयतन यहाँ पर विलायक होता है। 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, राइट। ध्यान रखना यहाँ पर। इसी टाइप से इस पर अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप सोल्व कर लेना, यहाँ पर एग्जाम में कर देना, छोड़ना मत। ठीक है, फिर सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी होगी, सभी का मान दे देगा यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आएगा यहाँ पर। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को 1 atm दाब तथा 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, तो धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मानक मतलब मान लेना, लिखा हुआ मानक। तो क्या मानते हैं यहाँ पर, 1 atm दाब मानते हैं और 25 सेंटीग्रेड ताप मानते हैं यहाँ पर, और क्या मानते हैं 1 मोलर सांद्रता। ठीक है, 1 मोलर क्या होती है, सांद्रता होती है, उसी धातु के लवण के क्या विलयन में डुबोया जाता है। तो धातु की सतह पर जो हमारे पास पोटेंशियल उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे कहते हैं यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं यहाँ पर, यही है। ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को 1 atm दाब, लिखा हुआ मान लेना, 1 atm दाब 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता उसी धातु के लवण के विलयन में क्या कर दिया जाता है, डुबोया जाता है। तो धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए मोलर चालकता की परिभाषा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है या मोलर चालकता की परिभाषा लिखने के लिए आ जाती है। ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ध्यान रखना, यह परिभाषा आ जाए या इस पर न्यूमेरिकल आ जाए यहाँ पर। ठीक है, अब डिपेंड आप पर करता है आप सोल्व कर पाते हैं कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, किसी 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, क्यों लिखा हुआ है, आप घन में लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 घन, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य जानते हैं यहाँ पर, जिसको आयनों में तोड़ सकते हैं या बोल सकते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, k इंटू कप्पा। ठीक है, देखिए विशिष्ट चालकता मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई क्या होता है, m होता है। ठीक है, चालकता दी जाएगी यहाँ पर, विशिष्ट चालकता दे देगा यहाँ पर, और सांद्रता दे देगा यहाँ पर, मोलरता दे देगा। बस वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना सोल्व। ठीक है, k का मान दे देगा, m का मान दे देगा यहाँ पर, बस इसको पूछेगा, वैल्यू पुट करना, आप काटना पीटना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या परिभाषा आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को, यहाँ पर दिया, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है, कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रवों में विलयन में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः गैस के अनुवास के, ठीक है, अनुवास के रूप में विलयन को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, विलयन को छोड़ देते हैं, जिससे विलयन में गैसों की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, यहाँ पर घटती है। यहाँ पर ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। यहाँ पर बोला गया ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रवों में विलयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो यही आपको रीजन लिख देना है। ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रवों में विलयन में अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः गैसों के अनुवास के रूप में विलयन को छोड़ देते हैं, जिससे विलयन में गैसों की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। बस इतना आपको लिख देना है रीजन यहाँ पर, राइट। नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए इस क्वेश्चन को, कारण सहित समझाइए। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होती है, क्योंकि उनके आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के एक भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तथा शेष प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। शेष प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, यही आपको रीजन लिखना है यहाँ पर। इसी कारण क्या है यहाँ पर, संक्रमण धातुएं सामान्यतः क्या है, रंगीन यौगिक बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के एक भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, तथा शेष प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, शेष प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। लिख लीजिए, 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। फिर देखिए, धातुएं अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो लिखिए उसका उत्तर, क्योंकि ऑक्सीजन में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है। वह आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, फ्लोरीन की हम जानते हैं, फ्लोरीन होता है FO, देखना FON, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन व फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। क्योंकि ऑक्सीजन व फ्लोरीन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, व आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर अभिक्रिया के कोड की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोट कहलाती है। क्या होती है अभिक्रिया की कोट, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोट आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, कोट क्या होती है या कोट ज्ञात कीजिए। उसमें दी होगा यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई, यहाँ पर उसमें पावर लगी होती है, उनको पावर को जोड़ देना है यहाँ पर, बस आपको वही कोट निकल आएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, कारण सहित समझाइए। Cr2+ अपचायक है, जबकि Mn3+ ऑक्सीकोरक है, जबकि दोनों D4 विन्यास है यहाँ पर। देखिए क्या होता है, Cr2+ एक अपचायक है। ठीक है, क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में बदल जाता है। इसका विन्यास क्या हो जाता है, D4 से D3 में बदल जाता है, जिसमें अर्धभरित T2G स्तर होता है। जिसमें क्या होता है, अर्धभरित T2G स्तर होता है। दूसरी ओर Mn3+ से Mn2+ में परिवर्तन से, ठीक है, अर्धभरित D5 विन्यास प्राप्त होता है। अर्धभरित क्या होता है, D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप याद करने वाला क्वेश्चन, इसको आप याद कर लेना, यहाँ पर थ्योरेटिकल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखें यहाँ पर क्या होता है जब यहाँ पर, देखिए इसी वीडियो में हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट नियम भी देख लेंगे। यहाँ पर राउल्ट का नियम, कोलहाउस का नियम, फ्राइडे का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर नियम भी लिख लेंगे, क्योंकि ये नियम आपके एग्जाम में 100% ये 1 या 2 आते हैं जरूर यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या होता है जब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या होता है जब। यहाँ पर देखिए, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, कौन सी होती है यहाँ पर, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C2H5Br, ये तो होता है एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर C2H5Br, यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वैसे क्या होता है सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला, सोडियम यानी C2H5ONA, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पर। तो Na को हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, Na को क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे यहाँ पर O, C2H5 हमने पीछे लिख दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ से NaBr क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर। हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा यहाँ पर, C2H5O, C2H5, इसका नाम क्या होता है, डाई एथिल ईथर। अब NaBr निकल जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे लिख लीजिए यहाँ पर NaBr, सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। सिंपल है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है क्लोरो, Cl लगा दीजिए यहाँ पर, Cl हटा देंगे तो यहाँ बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर CH लिख देंगे, इसके ऊपर बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। CH3 लिख देंगे, टोलिन हो जाएगा। Cl लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। Br लिख देंगे, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, OH लिख देंगे, एल्कोहल हो जाएगा। OH लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर COOH लिख देंगे, क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इतने फार्मूले बता दिए, इसको याद कर लेना आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है,
NO3 होता है, यही तो होता है। इसको हम तोड़कर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं तोड़कर। देखिए इसको लिखेंगे हम यहाँ पर OH NO2 में तोड़, हाँ NO2 लिखिए यहाँ पर, NO2 आगे लिख दीजिए यहाँ पर, OH पीछे लिख दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे O3 हो जाएगा, है H NO3 वही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने तोड़ कर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर प्लस का NO2 OH लिख दिया यहाँ पर। नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर सांद्र H2SO4, ठीक है, इसकी उपस्थिति में होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर NO2, यहाँ पर दो लगा दिए NO2, चूँकि एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे हम, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर लगा देंगे। देखिए नाम आप लिखते रहना यहाँ पर, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम बोल रहे हैं वो लिख लेना आप नाम। इसका क्या होता है, डाई एथिल ईथर होता है। अब देखिए यहाँ पर Cl लिखा हुआ, जिंक का लिखा है यहाँ पर। एक बार NO2 उठाइए, यहाँ पर कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर ऑर्थो पर लगा देंगे NO2, यहाँ पर लगा दिया NO2 प्लस का इसको उठाइए, Cl लिखा हुआ, एक बार कहाँ लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे, इसके जस्ट नीचे NO2, यहाँ पर लगा देंगे NO2 यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम लिख लेना आप, ऑर्थो, क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिख लेना यहाँ पर। ऑर्थो नाइट्रो, पहले नाइट्रो आएगा यहाँ पर, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। किसे गर्म करते हैं, क्लोरोबेंजीन को। यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन का भाई फॉर्मूला, देखिए क्या हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, ठीक, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, जलीय एक्वस यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड छाड़ दीजिए यहाँ पर, जलीय NaOH, जलीय NaOH यहाँ पर, जलीय NaOH यहाँ पर। ठीक है, 623 केल्विन तथा 300 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, 623 या 300 तथा 300 केल्विन यहाँ पर, 623। ठीक है, और क्या हमारे पास है, 623 केल्विन तथा 300 केल्विन पर, यहाँ पर 300 केल्विन पर क्या करते हैं, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर ATM, तो यहाँ पर सॉरी 300 ATM दिया यहाँ पर, 300 ATM के हटाइए यहाँ पर, 300 ATM होगा कि कहाँ से आ जाएगा, डबल बार, टेम्परेचर थोड़ी ना डबल बार आ जाएगा। ठीक है, 300 ATM। तो यहाँ पर देखिए जहाँ भी आपको Na दिखे, Cl दिखे निकल जाते हैं, Na दिखे Br दिखे निकल जाते हैं, K दिखे Cl दिखे निकल जाते हैं, यहाँ पर H दिखे Cl दिखे निकल जाते हैं। अब देखिए NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और OH कहाँ लग जाएगा, इसके जस्ट ऊपर लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। Na और Cl क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा, बचा क्या OH जस्ट ऊपर लगा दीजिए और NaCl निकल जाएगा, नमक हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। फिर देखिए क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन करता है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिए, वहाँ पर आ नहीं पाएगा। क्लोरोबेंजीन, एक क्या, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, ये तो होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर बताइए, इसको लिखेंगे प्लस का HSO3OH यहाँ पर, इसको तोड़कर हमने लिख दिया यहाँ पर, जब जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा हमारे पास, यही बन जाएगा। ठीक है, अब वही एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर लगाइए। Cl लिखा हुआ, यहाँ पर एक बार ऑर्थो पर लगा दीजिए, सल्फोनिक एसिड HSO3, एक बार कहाँ लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे। ठीक है, Cl एक बार कहाँ लगा देंगे, पैरा पर, यहाँ पर लगा रहे हैं पैरा पर, क्या HSO3 लिख लेना इसका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एथिल, चाहे यहाँ पर H2O निकाल कर दिखा सकते हैं, यहाँ पर H2O, यह रहने दीजिए यहाँ पर, इतना ही लिखिए यहाँ पर। ठीक है, हमारा मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हो गई रिएक्शन यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चाहे H2O आप निकाल कर दिखा सकते हैं, ठीक है। H2O चाहे हम निकाल कर यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। बैलेंस इसमें करने की जरूरत नहीं होती, रिंग वाली रिएक्शन होती हैं। अब देखिए एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, किसे, एथिल क्लोराइड को। तो एथिल क्लोराइड हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Cl। एथिल क्लोराइड होता है जलीय KOH, यहाँ पर एक्वस इसे बोलते हैं, एक्वस यहाँ पर जलीय KOH के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं। गर्म कर दीजिए, क्या बताया था हमने, यहाँ पर KCl निकल जाएगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर KCl निकल जाएगा, यहाँ पर हमने बताया था KCl निकल जाता है यहाँ पर। तो क्या बचा यहाँ पर, C2H5OH यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए छठी रिएक्शन, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, किसे करते हैं, एथेनॉल को। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर वही एथिल एल्कोहल है, IPC नाम दे दिया यहाँ पर, C2H5OH यहाँ पर क्या है, एथिल एल्कोहल सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaBr, ऊपर बता चुके हैं, यहाँ पर पहली रिएक्शन आई थी यहाँ पर NaBr, ठीक है। NaBr सोडियम ब्रोमाइड होता है यहाँ पर, NaBr यहाँ पर क्या है, NaBr यहाँ पर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेने पर H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं। इसके जस्ट H2SO4 चाहिए यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है। क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए C2H5Br बन जाएगा, C2H5Br, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा यहाँ पर, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। और क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, Na बचा यहाँ पर, Na बचा यहाँ पर। देखिए एक H यहाँ से ले लीजिए आप, ठीक है, एक H यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, एक H यहाँ से ले लेंगे यहाँ पर। और OH है, EHOH मिलकर क्या बनाते हैं, EHOH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो H2O निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, H बचा और क्या बचा, SO4 बचा और ये नहीं बचा। तो EHSO4 लिख दीजिए यहाँ पर, Na सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस का En यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस का Na बचा, यहाँ पर EHSO4 बचा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, बस हो गया काम। इस तरीके से आपको करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए टॉयलिन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है, Cl2 गैस से कराई जाती है टॉयलिन की अभिक्रिया। तो टॉयलिन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ऊपर बता चुके हैं। इसके बेंजीन के ऊपर जस्ट CH3 लगा देते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। तो CH3 बेंजीन के ऊपर जस्ट लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उपस्थिति में Fe चूर्ण की उपस्थिति में अंधकार Cl2 से होती है। तो Cl2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। Fe चूर्ण यहाँ पर, Fe चूर्ण लिखा है यहाँ पर। वही रिएक्शन जो ऊपर करके आए यहाँ पर, एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार हम पैरा पर लगा देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी बन गई यहाँ पर, आप सही से बना लेना। प्लस का साइन लगाइए, यहाँ पर क्या है, CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। एक बार कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर Cl ऑर्थो पर, ठीक है, हो गया। इसका नाम आप लिख लेना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखना है ऑर्थो क्लोरो टॉयलिन। यहाँ पर पैरा लिखेंगे, क्लोरो टॉयलिन लिख लेंगे यहाँ पर, पैरा क्लोरो टॉयलिन। इसी टाइप से इसका नाम भी लिख लेना यहाँ पर। इसका नाम नहीं बताया था यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्थो लिखेंगे यहाँ पर, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नाम आप लिख लेना इसके, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए IPC नाम देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। नंबर 4 IPC नाम, देखिए IPC नाम उपसंयोजन यौगिक के IPC नाम लिखिए यहाँ पर। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर CONH3 का होल 6Cl3 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल धातु नहीं दी, यहाँ पर सिंपल धातु अगर दी हो तो सिंपल, ये इसमें देखिए ये सिंपल धातु होती है, ये क्या होता है हमारे पास, लिगेंड होता है, क्या होता है, केंद्रीय धातु प्रमाण होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल धातु नहीं दी है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेक्सा हो जाएगा यहाँ पर, हेक्सा, ठीक है। NH3 को लिखते हैं यहाँ पर, एमीन लिखते हैं, हेक्सा एमीन यहाँ पर, हेक्सा एमीन हो जाएगा यहाँ पर। फिर CO है यहाँ पर, CO क्या लिखते हैं यहाँ पर, कोबाल्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोबाल्ट लिख दिया यहाँ पर। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए यहाँ पर, देखिए इसको 1 से मान लेंगे। यहाँ पर अमोनिया क्या होती है, वैलेंसी 0 होती है। और यहाँ पर Cl3 की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। हाइड्रोजन के ग्रुप होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, क्या होती है, -1 होते हैं। तो -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक प्रकार क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस कितनी हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। लेकिन इसको रोमन अंक में लिखेंगे यहाँ पर, किसमें लिखेंगे, यहाँ पर रोमन अंक में लिखेंगे। तो लिख दीजिए रोमन अंक में, लिख दिया यहाँ पर। अब क्या है, इसको क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, क्लोराइड,
बस हो गया काम। फिर देखिए K3Cr2O4 का होल था यहाँ पर, इसको किस तरीके से लिखेंगे इसका नाम। देखिए सिंपल धातु दी है तो सिंपल धातु का नाम लिख देंगे यहाँ पर। सिर्फ सिंपल धातु हम बोल रहे हैं, ट्राई व्राई आपको नहीं लिखना है, सिर्फ सिंपल धातु। पोटेशियम इसका नाम होता है। क्या होता है इसका नाम? पोटेशियम होता है। तो लिख दीजिए पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, इसका नाम क्या लिख दिया हमने? पोटेशियम। फिर देखिए ट्राई, 3 है ट्राई, इसको C2O4 का क्या लिखते हैं यहाँ पर? ऑक्जिलेटो लिखते हैं। क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्जिलेटो। ट्राई ऑक्जिलेटो लिख दीजिए यहाँ पर, ट्राई ऑक्जिलेटो हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सिंपल धातु यहाँ पर है, जब सिंपल धातु होती है तो इसमें एट लगा देते हैं लास्ट में। जैसे क्रोमियम नाम होता है लेकिन इसमें एट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए पोटेशियम कितनी होती है? वैलेंसी 1 होती है यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, इसको x मान लेंगे यहाँ पर, और माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 में से 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस का 3 बचेगा यहाँ पर, तो प्लस का 3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। फिर देखिए Pt3 का होल 2 है, Cl2 है यहाँ पर, तो Cl2 इसको किस तरीके से करेंगे यहाँ पर? देखिए इसको C से क्लोरो एमीन, सबसे पहले क्या आता है? एमीन A आता है, फिर C आता है, तो डाई एमीन हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन, डाई एमीन। क्या लिखा? डाई एमीन। फिर क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो हो जाएगा, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई एमीन, डाई क्लोरो। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लेटिनम हो जाएगा यहाँ पर, प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं? x मानिए 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, बस हो गया। फिर देखिए NiCO का होल 4 है, इसको किस तरीके से लिखेंगे? NiCO4, तो टेट्रा कार्बोन, CO क्या लिखते हैं यहाँ पर? देखिए अगर C छोटा O हो तो ये क्या होता है? कोबाल्ट होता है। C डबल O हो यहाँ पर, ये क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन इसको कार्बोनिल बोलते हैं यहाँ पर, लिखते हैं IPC नाम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेट्रा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल हो जाएगा यहाँ पर। Na को क्या बोलते हैं? निकेल लिखते हैं यहाँ पर, निकेल। ठीक है, देखिए इसकी वैलेंसी 0 होती है तो 0 x प्लस 0, 0 की मल्टीप्लाई करें 0 बराबर क्या हो? 0, तो 0 आ जाएगी हमारे पास। इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए आप। अब देखिए पाँचवा CrCl2En का होल 2 Cl है यहाँ पर, तो इसका देखिए IPC नाम बताइए कैसे लिखेंगे यहाँ पर? कैसे लिखेंगे बताइए यहाँ पर? सिंपल है, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर? इसको डाई, इसको EN का नाम का पहले क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है EN का? एथिलीन डाइमीन होता है, एथिलीन डाइमीन ये आता है यहाँ पर। क्लोरो क्रोमियम, तो सबसे पहले डाई क्लोरो लिखें यहाँ पर। ठीक है, डाई क्लोरो, चाहे क्लोराइडो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या डाई क्लोरो लिख दीजिए यहाँ पर, डाई क्लोरो, या क्लोराइडो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं? क्लोराइडो, क्लोरोडो, क्लोरो लिख लीजिए यहाँ पर, क्लोरो। ठीक है, तब भी चल जाता है क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 वैसे इसी में आ जाता है, एथिलीन डाइमीन, डाई इसी में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जब EN होता है एथिलीन डाइमीन 2 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो 2 के लिए 20 लिखते हैं। ठीक है, 3 के लिए ट्रेस लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, जब भी EN में, EN में 2 3 लगा हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20। इसका नाम क्या होता है यहाँ पर? एथिलीन डाइमीन होता है। क्या होता है? एथिलीन डाइमीन, तो एथिलीन डाइमीन लिख दीजिए, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन डाई, देखिए डाई इसी में ना, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन हो जाएगा यहाँ पर, एथिलीन डाई एमीन। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इसको क्या लिख देंगे? क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम, क्रोमियम लिख दीजिए, क्रोमियम, क्रोमियम क्लोराइड ओनली। लेकिन इसके ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेना यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी यहाँ पर, निकाल लेना आप 3। ठीक है, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, बस हो गया। इस तरीके से आप करेंगे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर के हर साल आती है। ठीक है, IPC नाम यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है, कुछ होता ही नहीं है इसमें। देखिए नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या देखेंगे अब यहाँ पर हम लोग? नेमिंग रिएक्शन।
तो यहाँ पर देखेंगे नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, कार्बोलिन यौगिक के दो एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाएं तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यहाँ पर मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के दो एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाएं तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर HCHO और एस्टल्डिहाइड ले लिया CH3CHO यहाँ पर, ठीक है। जब इसको यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर मिश्रित करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है। यच देखिए इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पर हम, इस बॉन्ड को, इसको जस्ट चाहे OH है, इसको देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 1 2, और इसको तोड़ दीजिए यहाँ पर, इसको तोड़ा हमने यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर O है, इसको जस्ट ऊपर लगा दीजिए यहाँ पर, जस्ट ऊपर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये चाहिए जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया, बचा क्या CH2, इसको जोड़ दिया बस यहाँ पर, ठीक है। इसको कंबाइन कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है, क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पर। O है, इसको जस्ट ऊपर लगाइए यहाँ पर, फिर 2 संयुक्ता बचेगी यहाँ पर, इससे ये वाला H इसके नीचे आ जाएगा, जस्ट एक बचेगी यहाँ पर, इसको पूरे को जोड़ देंगे यहाँ पर, बस ध्यान रखना। फिर देखिए केनेजारोव क्रिया, केनेजारोव क्रिया क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल का एक बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनेजारोव क्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं यहाँ पर हम, केनेजारोव क्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड है और यह क्या हमारे पास क्षार, इससे क्रिया कराएंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट निकल जाएगा यहाँ पर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या क्या होता है जब में आ जाती है, या नेमिंग रिएक्शन में आ जाती है, बट आती जरूर है 100% यहाँ पर, ठीक है। बस ये आपको याद करना है यहाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है बुटज फिटिंग अभिक्रिया। क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड के सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्काइल, ठीक है, एरीन बनता है। क्या बनता है, एल्काइल एरीन बनता है। जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड के सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्काइल एरीन बनता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड हमारे पास है, क्या है हमारे पास, एरिल हैलाइड है, और सोडियम के साथ इससे क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एल्काइल एरीन बनता है, मतलब एक प्रकार का टोलिन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। 2 देखिए Na है हमारे पास है, 2Na और Cl एक ये यहाँ पर, ये वाला C है तो 2NaCl निकल जाएगा, CH3 इसमें जस्ट जोड़ दीजिए, वही टोलिन बन जाएगा यहाँ पर, ये बोल सकते हैं एल्काइल एरीन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए राइमन टेमिन अभिक्रिया, लिख लीजिए 2026, ये छपी आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। राइमन टेमिन अभिक्रिया यहाँ पर क्या होती है, क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा किसी कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को राइमन टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है, जब क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा एक किसी कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, इसी को हम राइमन टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है राइमन टेमिन अभिक्रिया, जब क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा किसी कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को राइमन टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म है, फिनाल है, अब यहाँ पर 3KOH या NaOH भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सैलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर 3KCl निकल जाएगा और 2H2O निकल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर 2H2O निकल जाएगा यहाँ पर, नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखिए फिटिंग अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जब दो एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाईफेनिल अणु बनता है। क्या बनता है, डाईफेनिल अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, जब दो एरिल हैलाइड ले लेंगे, जब दो हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाईफेनिल अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दो अणु हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, दो अणु क्या है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड यहाँ पर, ठीक है, एरिल हैलाइड और 2Na ले लिया यहाँ पर, 2NaCl, ठीक है, यहाँ पर निकल गया। इसको उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, इसको दो को यहाँ पर, ठीक है, अटैच कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर, यही क्या बन जाएगा हमारे पास, डाईफेनिल बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा यहाँ पर, डाईफेनिल बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए गाटरमैन कोक अभिक्रिया। गाटरमैन कोक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 ATM दाब व बेंजीन पर प्रवाहित, ठीक है, करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए क्या हमारे पास है, COHCl के मिश्रण को AlCl3 की ठीक है उपस्थिति में 90 ATM दाब पर, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बेंजीन पर क्या करते हैं, यहाँ पर
प्रवाहित करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन पर क्या करते हैं, प्रवाहित करने पर। तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है। यही अपक्रिया कहलाती है हमारे पास, गार्ट्रोमेन कोक अपक्रिया कहलाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए हम लोग लास्ट में नियम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, जब किसी विलायक में आवासशील विलेय घोला जाता है, क्या घोला जाता है, विलेय घोला जाता है, तो विलायक के वाष्प का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब किसी विलायक में आवासशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के वाष्प का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए P0 अपॉन माइनस के PS डिवाइडेड P0 इक्वल टू क्या होता है, मोल प्रभाज होता है यहाँ पर। जहाँ P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प है, PS क्या है, विलयन का वाष्प है, PN क्या है, विलायक के मोल है, NB क्या है, विलेय के मोल है। यहाँ पर जब किसी विलायक में आवासशील विलेय खोला जाता है तो विलायक का वाष्प का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक राउल्ट का नियम है हमारे पास। अब देखिए हेनरी का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर, देखिए ताप क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती है। स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव में विलयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। कांस्टेंट समानुपाती का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा KH। KH क्या होता है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट होता है। JM क्या होता है, घुली गैस की मात्रा होती है। P क्या होता है, समतल गैस का दाब होता है। KH क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है, ठीक है। हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। अब देखिए कोल्लाउस का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा। देखिए अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। कोल्लाउस का नियम क्या होता है यहाँ पर, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, ठीक है, तुल्यांकी चालकता लिख सकते हैं, मोलर चालकता भी आप लिख सकते हैं। तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों के, ठीक है, क्या होता है, धनायनों व ऋणायनों को सम के इक्वल होती है। यही क्या होता है हमारे पास, कोल्लाउस का नियम होता है। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों के योग क्या होती है, बराबर होती है, राइट। नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। देखिए प्रथम नियम क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, निकलने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जब समानुपाती का साइन हटाएंगे यहाँ पर जड़ ले लेंगे, यहाँ पर ठीक। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। जड़ क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। बस पुट कीजिए, ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। प्रथम देखिए द्वितीय नियम, यहाँ पर द्वितीय नियम क्या होता है, जब विद्युत की समान मात्रा, ठीक है, जब विद्युत की समान मात्रा विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होता है, जब विद्युत की समान मात्रा विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तुल्यांकी भारों की समानुपाती होती है। W समानुपाती क्या हो जाएगा, EK हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। W1 अपन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपन E2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए W का फॉर्मूला भी पीछे पढ़ कर आ चुके हैं। प्रथम नियम में क्या होता है, W वाला ZIT होता है, लेकिन बन लिखा हो Z1 IT हो जाए, Z2 IT हो जाएगा, E1 अपन E2 हो जाएगा। तो Z1 अपन Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपन E2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। द्वितीय नियम हमारे पास हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, सिंपल है, ठीक है। देखिए हमने सभी टॉपिक सोल्व कर लिए यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, क्या होता है जब भी कर लिया, IPC नाम भी कर लिया, नेम रिएक्शन भी कर लिया, नियम भी कर लिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है। इनको आप तैयार करना, पास होने के लिए तो आपके इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है यहाँ पर। इन्हीं में से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं में से। इसलिए आप तैयार कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है यहाँ पर, ठीक है। आपके पासिंग मार्क्स इसमें 100 में से 170 नंबर का पेपर होता है आपका, 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं यहाँ पर, तो 23 नंबर का आपका, ठीक है, आ सकता है यहाँ पर। 23 से 30 नंबर के बीच में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या आप तो ज़्यादा फंस जाए यहाँ पर, लेकिन आपको मिनिमम हम बता रहे हैं यहाँ पर, इतने नंबर का तो आपके पेपर में इससे छपा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 23 नंबर आप पास तो हो ही सकते हैं यहाँ पर, इसलिए आप तैयार कर लीजिए यहाँ पर, तैयार कर लीजिए इनको यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है।
बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए आप सब्सक्राइब कर देना यहाँ पर चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, राइट।